नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भागीरथीपुरम स्थित अपने आवास पर बच्चों के साथ प्रकृति का आभार प्रकट करने वाले पर्व फूलदेई को मनाया। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रकृति के संरक्षण और हमारी संस्कृति का द्योतक है। प्रकृति के इस लोक पर्व और प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने के लिए सभी को प्रयास करना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि बसंत ऋतु का यह पर्व सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। प्रकृति से जुड़ा फूलदेई का पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। चैत्र महीने की शुरुआत होने पर उत्तराखंड में यह पर्व बच्चों के जरिए हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत के आगमन का द्योतक ये पर्व हमारी प्राचीन लोक संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आए बच्चों को इस दौरान उपहार भी भेंट किए। अपने आप में बहुत ही हमें एक कह सकते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति और बसंत की ऋतु उसकी याद दिलाती है। और इसके लिए मैं मैदानी जी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक इस प्रकार का प्रयास किया है। तो बहुत ही अच्छा और सफल। और आपके माध्यम से मैं मेरे बच्चों को, कन्याओं को उनको प्रणाम करते हुए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और ये समाज और सब कुछ के द्वारा खड़ा होने वाला है। और वंदन करता हूँ कन्याओं को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जुबिन नौटियाल। जिस प्रकार पूरे उत्तराखंड ने इस बार इगास के त्योहार को जोरों शोरों से धूमधाम से मनाया, उसी प्रकार मैं आपसे विनती करता हूं कि 14 मार्च को एक और बहुत ही खूबसूरत त्योहार है जिसको कहते हैं फूलदेई। और मैं पूरे उत्तराखंड से ये विनती करता हूं कि इस त्योहार को जोरों शोरों से बनाएं। जय उत्तराखंड, जय भारत। ऋतु बोड़िएगे फूल दे संगरांद, ऋतु बोड़िएगे उमेली बहार। नमस्कार प्रीतम भरतवाण को आप सबूत हैं। फूलदेई संग्राम की बहुत बहुत शुभकामना। आवा फूलदेई संग्राम अपनी लोक परंपराओं, अपना लोक उत्सव को सम्मान करो। इगास बगवाल भी बहुत शानदार ढंग से मनाने की शुरुआत पूरा पहाड़ में होगी। हमारा राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी जी की पहल पर इन्हीं हम फूलदेई संग्राम भी मनो, अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को सम्मान करो। या तो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फूलदेई पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, इस लोक पर्व के महत्व के बारे में और कुछ विस्तार से आप बता पाएं। ये जो फूलदेई पर्व और उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है उससे ये जुड़ा हुआ पर्व है। और इस पर्व पर जो है आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी अपने आवास पर, जो उनका निजी आवास है DMS रोड पर भागीरथीपुरम में, वहां पे एक कार्यक्रम आयोजित किया। और जो बच्चे हैं, बच्चों का ही क्योंकि ये कार्यक्रम है, उनके साथ उन्होंने हर्षोल्लास के साथ सीएम ने ये कार्यक्रम जो है सेलिब्रेट किया। और जो महत्वता है इस कार्यक्रम की, कल ही एक संदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने इगास की तरह, बूढ़ी दिवाली की तरह इस लोक पर्व को भी जो है विस्तार के लिए लोग बड़ी संख्या में लोगों से अपील की थी इस कार्यक्रम को, इस लोक पर्व को मनाया जाए। और उनके आवास पर ये कार्यक्रम हुआ। और जो फूलदेई की जो विशेषताएं हैं, जिससे ये जो लोक संस्कृति है उत्तराखंड की, जिससे जुड़ा हुआ पर्व है, उसको लेकर उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। अच्छा, बिल्कुल चंद्रमोहन, मुख्यमंत्री आवास में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है? आम लोग इस पर्व को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अक्षय, ये एक लोक पर्व है और ये यहाँ की जो उत्तराखंड की परंपरा है, उत्तराखंड के जो रीति रिवाज हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। किसी भी समाज के लिए, किसी भी राज्य के लिए
जो रीति रिवाज हैं, उसके परंपराएं हैं, जो लोक पर्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनके बिना किसी भी समाज का जो विकास है वो संभव नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपील जो है लोगों से बराबर की जाती है और लोगों ने भी उस पर बहुत अमल किया है। बड़ी संख्या में लोगों ने आज फूलदेई का जो लोक पर्व है उसको मनाया है। पूरे राज्य में आज कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, अलग अलग जगहों पर अपने अपने तरीकों से लोगों ने इस कार्यक्रम को, इस लोक पर्व पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए इसको सेलिब्रेट किया है। और एक संदेश जो है जिस तरह से इगास बूढ़ी दिवाली को लेकर दिया गया था, उसके विस्तार को लेकर दिया गया था, तो वही चीज आज देखने को मिली। आज भी इसी तरह का संदेश था कि जो ये लोक पर्व है फूलदेई, उसको, उसका विस्तार, उसको देश विदेश तक पहुंचाया जा सके, इसलिए तमाम लोगों ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र में ये कार्यक्रम आज आयोजित किए हैं। और राज्य का जो मुख्य कार्यक्रम है वो सीएम आवास पर खुद सीएम ने कल अपील की थी और विशेष तौर पर सूचना विभाग ने मीडिया को इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए आमंत्रित किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम उत्तराखंड के लिए है। उत्तराखंड, चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के मौके पर पर्वतीय संस्कृति संरक्षण समिति देहरादून के नेतृत्व में बच्चों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर पहुंचकर फूलदेई त्योहार मनाया। कैबिनेट मंत्री ने सभी फूलियार बच्चों को स्नेहाशीष, भेंट और पारंपरिक गुड़ चावल प्रदान किया। इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि बसंत ऋतु के आगमन पर आयोजित होने वाला ये उत्तराखंडी पर्व यहाँ के लोगों का प्रकृति के साथ समन्वय और सहज जीवन को दर्शाता है। ऐसे पारंपरिक उत्तराखंडी त्योहार उत्तराखंड की समृद्धि, लोक संस्कृति से हमारे जुड़ाव बनाए रखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। ये तमाम बातें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से कही गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की। कनखल हरिद्वार के हरिहर आश्रम में इन दोनों नेताओं के बीच में शिष्टाचार मुलाकात हुई है। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी से भी मुलाकात हुई है। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से शिष्टाचार मुलाकात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है। कनखल हरिद्वार के हरिहर आश्रम में इन दोनों नेताओं के बीच में शिष्टाचार भेंट हुई है। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी से भी मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नव नियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की है। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हरिद्वार में मुलाकात इन दोनों नेताओं के बीच में हुई है। ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। दरअसल ओम बिरला उत्तराखंड के दौरे पर हैं। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हैं। जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी से भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। और ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से भी शिष्टाचार भेंट हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। उत्तराखंड का लोक पर्व है फूलदेई त्योहार। देवभूमि में फूलदेई पर्व की खास मान्यता है। जहां कुमाऊं में इसे फूलदेई के तौर पर मनाया जाता है, वही कुमाऊं और गढ़वाल में फूल संक्रांति के तौर पर इसे मनाया जाता है। ये उत्तराखंड के बाल पर्व के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों की आस्था और हर्षोल्लास का त्योहार फूलदेई आज देवभूमि में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बेरीनाग, पाखू, थल, कांडे, किरौली, आई, आगर समेत तमाम क्षेत्रों में धूमधाम से फूलदेई का पर्व मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पहाड़ की संस्कृति को संजोए हुए हैं। देवभूमि में इस त्योहार को लेकर बच्चों में खासा उत्साह रहता है। इसके लिए बच्चे पूरे साल इस दिन का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। सुबह से ही बच्चे घर घर जाकर लोगों की देहरी में फूल चढ़ाते। उसके बदले में लोग इन नौनिहालों को श्रद्धा से गुड़ चावल बतौर प्रसाद के तौर पर देते हैं। और अगली खबर जोशीमठ से, जहां पर फूलदेई त्योहार की आज शुरुआत हो गई। देवभूमि में फूलदेई पर्व की खास मान्यता है। जहां कुमाऊं में इसे फलदेई के तौर पर मनाया जाता है, तो वहीं गढ़वाल में फूल संक्रांति के तौर पर इस पर्व को मनाया जाता है। ये उत्तराखंड के बाल पर्व के तौर पर इस त्योहार को मनाए जाने की परंपरा है। बच्चों की आस्था और हर्षोल्लास का त्योहार फूलदेई आज देवभूमि में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये जोशीमठ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
बच्चों की आस्था से जुड़े इस त्योहार में समाज की उन्नति और संपन्नता के लिए इष्ट देवता से प्रार्थना की जाती है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर बसंतोत्सव कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल समारोह में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, 1316 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। राजभवन में इस समारोह का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय ये समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजभवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुष्प प्रदर्शनी भी इस मौके पर लगाई गई। बसंतोत्सव कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप राजभवन की देख पा रहे हैं, जहां पर बसंतोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल। कार्यक्रम में मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। बसंतोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शामिल होने के लिए राजभवन पहुंचे और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी बसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका आज दूसरा दिन। और अगली बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस दौरान नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से किया गया। आज हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जहां उन्होंने नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात भी की है। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे। हरिद्वार के दौरे पर है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनकी शिष्टाचार मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ भी किया है। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पूजा पाठ करने के बाद नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से किया गया। इस दौरान हरिद्वार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे, जिनसे शिष्टाचार मुलाकात मुख्यमंत्री ने की। शोभित वर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शोभित, जो नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, कितना फायदा होगा, किस तरह से कार्य करेगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि जिस तरह से आज नेत्रदान कुंभ का जो शुभारंभ किया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित बने हैं और उसके बाद से लगातार हरिद्वार का दूसरा दौरा था। दूसरे दौरे के दौरान इन्होंने आज पहली बार जिस तरह से कार्यक्रम में पहुंचे, उसके बाद उस कार्यक्रम में बहुत से साधु संत वहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इससे कहीं ना कहीं साधु संत तो खुश हैं ही, और साथ ही कुंभ की शुरुआत जिस तरह से हुई और साथ में पहला शाही स्नान और उससे पहले उनका जो ताजपोशी उनकी हुई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हरिद्वार के साधु संत और हरिद्वार की जनता का तो आप यही कह सकते हैं कि समर्थन उनको कहीं ना कहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल शोभित, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री रहे हैं, इस दौरान उन्होंने नेत्र कुंभ 2021 का शुभारंभ तो किया। इस दौरान शिष्टाचार भेंट भी हुई है कई साधु संतों से, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी। शिष्टाचार मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई है और साथ ही साधु संतों का क्या कुछ कहना है? देखिए, संतों से जिस तरह से शिष्टाचार की मुलाकात हुई है, संतों से का तो यही कहना था कि तीरथ सिंह रावत जो है नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद से आज वो आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचे थे, संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। और कुंभ में आगे किस तरह की तैयारियां करनी, उस पर भी कई विषयों पर भी चर्चा हुई है। और जो लोकसभा स्पीकर से शिष्टाचार भेंट हुई थी, उन्होंने मुलाकात की
और उसके बाद वो है जो वापस देहरादून के लिए प्रस्थान करके। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज की जो मुलाकात थी एक शिष्टाचार मुलाकात थी भक्तों के साथ, और आगे जो कुंभ में जितने स्नान होने शाही स्नान होने उनमें क्या क्या तैयारियां होनी है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातें महत्वपूर्ण चर्चा की गई। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शोभित इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सचिवालय पहुंचे तीरथ सिंह रावत। सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने कार्यालय में पूजा पाठ किया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में सरकारी कामकाज भी निपटाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि कल से रेगुलर सचिवालय में बैठेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार सचिवालय पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ की है। कल से रेगुलर सचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बैठेंगे। आज उन्होंने दफ्तर में अपना कामकाज भी निपटाया है और कहा जा रहा है कि कल से रेगुलर सचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सचिवालय पहुंचे हैं, जहां पर सचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूजा पाठ की है, साथ ही अपना कामकाज भी निपटाया है। कल से रेगुलर सचिवालय में बैठेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। दरअसल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति के बाद आक्रामक मोड में तीरथ सिंह रावत दिखाई दे रहे हैं। ताबड़तोड़ उनकी तरफ से कई फैसले भी किए गए हैं, जिनकी तारीफ भी की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सचिवालय पहुंचे थे तीरथ सिंह रावत, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ की है। और उसके बाद कल से रेगुलर बेसिस पर सचिवालय में बैठेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। इस दौरान राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की पत्नी डॉक्टर रश्मि रावत भी इस दौरान मौजूद थे। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर कल अपना पदभार ग्रहण करेंगे नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे मदन कौशिक। कल दोपहर 1 बजे अपना पदभार संभालेंगे मदन कौशिक, जिन्हें मंत्री पद से हटाए जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे जब वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मदन कौशिक, जो कि संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर अब तक जिम्मेदारी निभाते आ रहे थे, अब मंत्री पद से हटाने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद रहेंगे। बंशीधर भगत भी कल पदभार ग्रहण करते समय वहां पर मौजूद रहेंगे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कल अपना कार्यभार संभालेंगे। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे मदन कौशिक। कल दोपहर 1 बजे का समय रखा गया है जब अपना पदभार ग्रहण करेंगे नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी दौरा। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचेंगे गणेश जोशी। मसूरी के शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गांधी चौक पर आयोजित एक सभा में लोगों को संबोधित भी करेंगे गणेश जोशी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मसूरी के शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान वहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे गणेश जोशी, जो कि तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। गांधी चौक पर आयोजित सभा में लोगों के बीच पहुंचेंगे गणेश जोशी, जो कि मंत्री बनने के बाद पहली बार मसूरी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, जिनका मसूरी दौरा। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचेंगे गणेश जोशी, जहां पर उनके स्वागत को लेकर तैयारियां भी की गई हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। मसूरी के शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद वहां पर लोगों से रूबरू भी होंगे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर सकते हैं गणेश जोशी, जो कि मंत्री बनने के बाद पहली बार मसूरी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद सौंपा गया है, जो मंत्री बनने के बाद पहली बार मसूरी के दौरे पर पहुंच रहे हैं।
मसूरी में 14 कोरोना के संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल। मसूरी के ऐतिहासिक सेंट जॉर्ज कॉलेज में 14 स्कूली छात्रों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद इन सभी को होम आइसोलेट किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना संक्रमित मरीजों पर विशेष नजर बनाए। जिला प्रशासन की ओर से सेंट जॉर्ज कॉलेज के एक भाग को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। साथ ही नगर पालिका प्रशासन को संक्रमित क्षेत्र को सैनिटाइज करने का निर्देश भी जारी किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मसूरी से, जहां पर सेंट जॉर्ज कॉलेज का एक हिस्सा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दरअसल मसूरी में कोरोना के 14 संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एक साथ 14 मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल और किस तरह की एहतियात बरती जा रही है सुनील? देखिए, जिस तरीके से मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज में 14 जो बच्चे और जो कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ऐसे में यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। सेंट जॉर्ज कॉलेज के भाग को यहाँ पर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और जो भी उस एरिया के अंदर रहते हैं उनको किसी भी तरीके से बाहर आने की अनुमति नहीं है। प्रशासन द्वारा जो संबंधित विभाग है उनको वहाँ पर पूर्ण रूप से व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं और जो एरिया है खासकर सेंट जॉर्ज कॉलेज के एरिया, वहाँ पर विशेष तौर पर प्रशासन द्वारा नजरें बनाए हुए हैं कि जो लोग इन लोगों के संपर्क में आए होंगे उनको भी चेक कर लिया जाए और वहीं पर जो बच्चे हैं उनको भी देखा जा रहा है क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं। ऐसे में दिक्कतें साफ तौर पर बढ़ेगी क्योंकि प्रशासन द्वारा यहाँ पर पूरी तरीके से इनको स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई थी और ये स्कूल काफी ऐतिहासिक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रशासन की नजरें हैं वो विशेष तौर पर बनी हुई है। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम एहतियात भी बरती जा रही है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि 14 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद लोगों में निश्चित तौर पर डर देखने को मिल रहा होगा। अभिभावक किस प्रकार से अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं? देखिए, अभिभावकों के लिए चिंता का विषय ये जरूर है क्योंकि इस स्कूल में ज्यादातर बॉर्डर्स पड़ते हैं और बाहर से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आ रखे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम को पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया है और इन 14 जो बच्चे और कर्मचारी हैं इनको होम आइसोलेट किया गया है और इनके जो स्वास्थ्य है उनको पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। और ये यहाँ पर जो कोविड-19 के इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप राणा है उन्होंने बताया है कि जो इनका स्वास्थ्य प्रशिक्षण है वो लगातार किया जा रहा है और अगर इनको किसी तरीके से भी इनका स्वास्थ्य बिगड़ता है या खांसी जुकाम आदि की ज्यादा शिकायत होती है तो उनको देहरादून हायर सेंटर भेज दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए सुनील। विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके फूल देई फूल फूल माई उत्तराखंड की ऐसी ही बेजोड़ परंपरा है जो लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ता है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड के प्रकृति, परंपरा और सामाजिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये त्योहार चैत्र माह के पहले दिन से शुरू होता है और 8 दिन तक चलता है। पहाड़ी लोगों का जीवन प्रकृति पर निर्भर होता है, इसलिए इनसे उत्तराखंड के सभी त्योहार किसी न किसी रूप से प्रकृति से जुड़े होते हैं। फूलदेई त्योहार का संबंध भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। ये बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। बसंत ऋतु में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। बसंत के आगमन से पूरा पहाड़ बुरांश के गुलाबी सफ़ेद रंगों से भर जाता है। फिर चैत्र महीने के पहले दिन इतने सुंदर उपहार देने के लिए गांव के सारे बच्चों के माध्यम से प्रकृति मां का धन्यवाद अदा किया जाता है। लेकिन वीरान होते गांव और खंडहर होते घरों की वजह से परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती नजर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी है। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडी, पिथौरागढ़ विधायक चंद्रा पंत और देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने भी आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। नौजवान है यार, हमारे प्रदेश के मंत्री आदित्य चौहान जी। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी।